हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की पैनोरमा बुक का 4th चैप्टर जिसका नाम है ड्रॉट। ये एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है जिसका जो शरत चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है। और ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये जो कहानी है इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी है, बहुत मर्मस्पर्शी कहानी है जिसमें एक शिबू बाबू जो छोटे से गांव में काशीपुर के ज़मींदार व स्वामी हैं। और लेखक कहते हैं कि जो शिबू बाबू है वो ज़मींदार हैं गांव के, और लेकिन उनका जो दिल है वो गांव से भी बहुत ज़्यादा छोटा है, क्योंकि वो लोगों की समस्याओं को बिल्कुल भी नहीं समझते। तारक रत्न जो है वो गांव का एक पुजारी है और उसके घर में यानी शिबू बाबू के घर में वो धार्मिक क्रियाओं को करता है। और गफूर जो कि शिबू बाबू का एक किराएदार किसान है जो उसके आदेशों की जब पालना नहीं करता तो वो उसको पीटता भी है। और उसके पूरे साल की जो धान जो वो कमाता है उसको किराए के बदले वो वहाँ से उसके घर से उठवा लेता है, जिससे कि उसको उस सूखे के टाइम पर जब बरसात नहीं हो रही होती तो वो दाने दाने का मोहताज हो जाता है। और गांव का जो निजी कुआं है वहाँ पे भी जनता के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होती है, उनको दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। शिबू बाबू ने जब पिछले साल के किराए के रूप में गफूर के हिस्से का पूरा भूसा रख लिया और उसके प्रति कोई भी दया नहीं दिखाई, उसका व्यवहार उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और वो उसका शोषण भी करता था। तो इसके बाद में गफूर जो एक गरीब काश्तकार था अपनी पुत्री अमीना के साथ रहा करता था गांव में, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि उसके पास एक ही बैल होता है जिसका नाम होता है महेश, और उससे वो बहुत प्यार करता है, जिसको कि वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होता बूचड़ खाने में देने के लिए या किसी को भी देने के लिए, क्योंकि वो उसको अपने पास ही रखना चाहता है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि गरीबी और भूखमरी के कारण और क्रोध के कारण एक दिन उसके हाथों ही वो महेश जो है वो मारा जाता है गुस्से में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो कहानी है ड्रॉट, इसको पढ़ते हैं। शरत चंद्र चटर्जी की बहुत सारी कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी, वो एक बंगाल के लेखक हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट द राइटर, लेखक के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। शरत चंद्र चटर्जी was prominent Bengali novelist and short story writer of the early 20th century. Most of his work deals with the lifestyle, tragedy, struggle of the village people and the contemporary social practices that are prevailed in Bengal. यानी इस कहानी में लेखक ने जो राइटर हैं, जो कविता के इस पाठ के जो लेखक हैं, शरत चंद्र चटर्जी 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार एवं लघु कथाओं के लेखक थे। उनकी ज़्यादातर जो कृतियाँ थी उनमें वो ग्रामीण लोगों के जीवन शैली की जो दुखद घटनाएं होती हैं, संघर्ष तथा बंगाल की समकालीन सामाजिक परिस्थितियों शामिल की गई हैं। तो ये जो चैप्टर है अब ये यहाँ से स्टार्ट होता है। द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर. It was very small village. Its zamidar was smaller still, and yet his talent dared not stand up to him. He was so ruthless. यानी वह गांव काशीपुर कहलाता है और ये जो गांव था बहुत छोटा था और उसका ज़मींदार जो था उससे भी अधिक छोटा था, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति जो थी वो बहुत छोटी थी। फिर भी जो उसके काश्तकार थे उसके सामने खड़े होने का साहस नहीं करते थे और वह बहुत ही निर्दयी था। It was the birthday of the youngest son. It was known Tarak Ratna the priest was on his way home from the landlord's house where he had been offering prayers. It was nearing the end of May, but not a patch of cloud could be seen in the sky, and the rainless firmament poured fire. यानी उस दिन सब जो गांव का जो शिबू बाबू थे, ज़मींदार थे, उस दिन उनके छोटे बेटे का जन्मदिन था और दोपहर का समय था। तो जो पुरोहित तारक रत्न जो था वो ज़मींदार के घर से वापस आ रहा था
वापस जाने के रास्ते पर था जहाँ वह पूजा पाठ करके आ रहा था वहाँ से। और मई का महीना का अंत समीप आ रहा था, लेकिन आकाश में जो बादल थे उनका एक भी टुकड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, यानी बरसात का कहीं नामो निशान भी नहीं था। और वर्षा रहित आकाश जो था वो आग बरसा रहा था। द फील्ड इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेचिंग आउट टू द हॉरिजन हैड ब्रोकन अप into tens of thousands of fissures in the burning blaze, and it looked as though the lifeblood of Mother Earth was unceasingly flowing out through them as smoke. If one gazed long at its rising flame like sinus movements, and it left him as it were dazed with drunkenness. तो सड़क के सामने ही खेत जो थे वो क्षतिज तक फैले हुए थे, दिखाई दे रहे थे। और खेतों जो आग इतनी ज़्यादा थी, यानी गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि ऐसे लग रहा था कि आग की लपटों में कई हज़ार गहरी दरारों के रूप में वो फट गया ज़मीन थी जो। और ऐसा दिखाई देता मानो धरती माता का जो जीवन है वो रक्त धुएं के रूप में निरंतर बिना रुके इसमें होकर बहकर निकल रहा है। यानी इतनी गर्म हो चुकी थी धरती इस तेज़ धूप के कारण कि यदि कोई व्यक्ति उस घुमावदार उड़ती हुई आग की लपटों में लगातार देखता रहता तो उसे ऐसा लगता मानो कि वह नशे में बेहोश होकर भुचक्का सा दिखाई दे रहा हो। यानी कि ये जो गर्मी है ये किसी को भी घायल करने वाली थी। एट द एंड ऑफ द फील्ड बिसाइड द रोड देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर द वीवर। और वहीं पर सड़क के किनारे खेत के एक सिरे पर गफूर जो एक जुलाहा था उसका मकान था। Now that the mud wall were in ruins, the country and touched the public highway, and the inner privacy was thrown on the mercy of passerby. तो उसके घर का जो आंगन, मतलब उसके मकान की जो दीवारें थी, कच्ची दीवारें तो एकदम खंडर हो चुकी थी, और उसके घर का जो आंगन था वो जनमार्ग को स्पर्श कर रहा था। यानी घर की जो व्यक्तिगत एकांतता थी, यानी गोपनीयता थी, वो राहगीरों की दया पर पड़ी थी। बिल्कुल सब कुछ साफ बाहर से ही दिखाई दे रहा था। उसके घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हे गफूर इज एनीबडी इन कॉल्ड आउट तारक रत्न स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री बाय द रोड साइड। तो सड़क के किनारे पे खड़े होकर तारक रत्न ने पुकारा कि गफूर कोई घर पे है। व्हाट डू यू वांट? फादर इज डाउन विथ फीवर आंसर्ड गफूर लिटिल डॉटर एज्ड 10 अपीयरिंग एट द डोर। तो गफूर की जो बेटी थी जो 10 साल की थी वो गेट पे आके उसने दरवाजे पे आके कहा कि आपको क्या काम है? पिताजी को बहुत तेज़ बुखार है। वो 10 साल की बच्ची दरवाजे पे आके जवाब देती है, फीवर, कॉल द स्काउंड्रल, तारक रत्न शाउटेड। तो उसने कहा बुखार, उस बदमाश को बुलाओ। तारक रत्न जो था वो जोर से चिल्लाया। द नॉइस ब्रॉट गफूर आउट शिवरिंग विथ फीवर। अ बुल वॉज टाइड टू द ओल्ड अकेशिया दैट लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल। तो आवाज़ सुन के गफूर जो था वो बुखार में होते हुए भी बाहर आया, और वहाँ पर उसने देखा बाहर पुराने बबूल के पेड़ से जो उसकी एक टूटी हुई दीवार के सहारे एक झुका हुआ था, उस पर एक बैल बंधा हुआ था। व्हाट डू यू सी? व्हाट डू आई सी देयर? डिमांडेड तारक रत्न इंडिकेटिंग द बुल। और उसने बुल की तरफ यानी बैल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं क्या देख रहा हूँ? डू यू रियलाइज दैट द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस? हिज फेस वॉज क्रिम्सन विथ indignation and the heat of the sun. It was to be expected that his words should be hot and harsh, but Gafur simply looked at him, unable to follow the import of his word. तो उसने कहा कि यह सब मैं क्या देख रहा हूँ? बैल की तरफ इशारा करते हुए तारक ने पूछा, क्या तुम्हें एहसास है कि ज़मींदार जब इस बात को सहन नहीं करेगा? उसका जो चेहरा था वो घृणा से और धूप से, गर्मी से लाल हो गया। उससे तो यही आशा थी कि उसके शब्द बहुत ही क्रोधपूर्ण तथा कठोर होंगे, लेकिन गफूर सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा और उसके शब्दों के अर्थ को नहीं समझ सका। अच्छा, तारक रत्न ने कहा। वेल सेड तारक रत्न, आई सॉ इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग एंड इट्स स्टिल देयर। इफ़ द बुल डाइज योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव। तो वो कहता है कि अच्छा, जैसा कि मैं सुबह देख रहा था वैसा ही मेरे को अभी भी दिखाई दे रहा है। मैं जब सुबह गया था तब भी ये बैल यहीं पे बंधा हुआ था, और अभी भी यहाँ धूप आ गई तो भी ये बैल यहीं पे बंधा हुआ है। अगर मालिक को पता चलेगा तो वो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगा। वॉट शैल आई डू फादर? आई एम हेल्पलेस। आई हैव हैड फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज। आई कांट टेक हिम आउट टू ग्रेज। आई फील सो इल। तो वो कहता है कि पर मालिक मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही
असहाय हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कई दिन से बुखार है और मैं इसको बाहर चराने के लिए भी नहीं ले जा सकता। कांट यू लेट हिम ग्रेस बाय हिमसेल्फ, क्या तुम उसको खुद चरने के लिए खुला नहीं छोड़ सकते? तो वेयर शेल आई लेट हिम गो फादर, पीपल हैवंट थ्रेस्ड देयर पैडी येट एंड स्टिल लाइंग इन द फील्ड। मैं इसको कहाँ छोड़ूं, माई बाप लोगों ने अभी तक पूरे धान से अनाज नहीं निकाला है। द स्ट्रॉ हैजंट बीन गैदर्ड, एवरीथिंग इज बर्न्ड टू cinders, there isn't a blade of grass anywhere. How can I let him loose, father? He might start poking his nose into somebody's paddy or eating somebody's straw. तो वो कहता है कि सब कुछ अधजला सा हो गया है, कहीं भी घास की एक भी पत्ती नहीं है। माई बाप, मैं इसको कैसे खुला छोड़ सकता हूँ? वह किसी के भी धान के अंदर मुंह मारेगा और भूसे को खा सकता है, तो मैं ऐसा कैसे करूँ? तारक रत्न softened a little, but you can at least tie him in the shade somewhere and give him a bundle of straw or too much or two to munch. Hasn't your daughter cooked rice? Why not give him a tub of boiled rice water? Let him drink. तो तारक रत्न थोड़ा सा नरम हुआ, लेकिन तुम उसे क्या, वो कहता है कि लेकिन तुम कम से कम इसके वो कहीं छाया में तो बांध सकते हो, उसको जुगाली करने के लिए भूसे के 1 या 2 गट्ठे तो दे सकते हो क्या? क्या तेरी बेटी ने चावल नहीं बनाया? अगर चावल बनाया है तो जो उसका उबला हुआ पानी है वो ही दे दे, उसको ही वह पीने के लिए दे दे। गफूर मेड नो रिप्लाई, ही लुक हेल्पलेसली एट तारक रत्न एंड डीप साई एस्केप्ड। गफूर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह असहाय होकर तारक रत्न की ओर देखता रहा कि और एक गहरी आह उसके मुंह से निकली। आई सी यू हैवेंट इवन गॉट दैट मच। वॉट हैव यू डन विथ योर शेयर ऑफ स्ट्रॉ? आई सपोज यू हैव गॉन एंड सोल्ड इट टू सेटिस्फाई योर बेली, नॉट सेव्ड इवन 1 बंडल फॉर द बुल। हाउ केयरलेस यू आर। तो वो कहता है कि अच्छा, मैं समझता हूँ कि तेरे पास तो उतना भी नहीं है, तूने अपने हिस्से का भूसा भी जो था उसका क्या किया? मेरे को लगता है कि तुमने उसको बाज़ार में बेच दिया अपने पेट की आग बुझाने के लिए, और बैल के लिए 1 बंडल भी नहीं बचाया। तू भी कितना निर्दयी है। At this cruel accusation, Gafur seemed to lose the power of speech. This year, I was to have received my share of straw, and said Gafur slowly after a moment of hesitation, but the master kept it all on account of my last year's rent. Sir, you are our lord and master, I implored, Lord, falling at his feet. Where am I go if I leave your domain? Let me have at least a little straw. There's no straw on my roof, and we have only one hut in which 2 father and daughter live. We'll patch the roof with palm leaves and manage this rainy weather somehow. But what will happen to our Mahesh without food? तो वो उस निर्मम आरोप को सुनकर उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बोलने की शक्ति ही चली गई थी, पर फिर भी वो हिम्मत करता है और कहता है कि मैं इस साल मुझे अपने हिस्से का भूसा ही नहीं मिला। थोड़ा सा एक क्षण के लिए वो हिचकिचाहट के बाद गफूर धीमी सी आवाज़ में कहता है, लेकिन स्वामी, मतलब ज़मींदार ने पिछले साल के मेरे लगान के बदले में उन सभी को रख लिया, और मान्यवर आप तो हमारे स्वामी हो, मालिक हो। मैंने उनके पैरों पर गिरते हुए प्रार्थना भी की थी, यदि मैं आपके राज्य को छोड़ दूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा? कम से कम थोड़ा सा भूसा तो मेरे लिए रहने दो। मेरी छत पर भी भूसा नहीं है, और हमारे पास केवल एक ही झोपड़ी है जिसमें हम दोनों बाप बेटी रहते हैं। हम छत को ताड़ के पेड़ से पत्तियों से छावन कर लेंगे और इस बरसात के मौसम की भी किसी प्रकार व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन बिना चारे के हमारे महेश का क्या हाल होगा? इंडीड यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ महेश, दिस इज़ अ जोक। तो वो कहता है, वास्तव में तुमको अपने महेश की काफ़ी चिंता है, यह भी एक मजाक ही लगता है। बट हिज sarcasm did not reach Gafur, but the master took no pity on me, and he went on. He gave me paddy to last only 2 months, when my share of straw was added to his own stock. Mahesh didn't have even a whip of it. Well, don't you owe him money? Said Tarak Ratna, unmoved. Why shouldn't you have to pay? Do you expect the landlord to support you? तो वो कहता है कि अच्छा, लेकिन उसका ताना जो था वो गफूर के कान तक नहीं पहुंचा, और उसने कहा कि मेरे ऊपर कोई दया नहीं दिखाई ज़मींदार ने, और वह कहता ही चला गया कि उन्होंने मुझे केवल 2 महीने के काम में लेने लायक धान ही दिया और मेरे हिस्से का पूरा भूसा अपने भंडार में मिला लिया। महेश को तो उसका एक छोटा सा गट्ठा भी नहीं
मिला। अच्छा, तो क्या तू उसके रुपए का कर्जदार नहीं है? तारक रत्न ने बिना हिले डुले जवाब दिया। और उससे क्या तुमने उससे रुपए अभी तक क्यों नहीं चुकाए? क्या तुम आशा करते हो कि ज़मींदार तेरा खर्चा चलाएगा? बट वॉट एम आई to pay him with? We still we till 4 bighas of land for we till 4 bighas of land for him, but the paddy has dried up in the field during the drought in last 2 years. तो वो कहता है कि लेकिन मैं उन्हें क्या देकर चुकाऊंगा? हम उनके लिए 4 बीघा खेत जोतते हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से सूखे के समय खेतों में धान ही सूख गया। Look at the hut. When it rains, I spend the night with my daughter huddled in one corner and we can't even stretch our legs. देखो मेरे घर की तरफ देखो कि जब यहाँ बरसात होती है मैं और मेरी बेटी एक कोने में पड़े रहते हैं। Look at Mahesh. You can count his ribs. Do lend me a bit of hay off for him so that he can have something to eat for a day or two. And Gafur sank down on the ground at the Tarak's feet. तो वो कहता है लेकिन मैं अब आप देखिए कि मैं इस झोपड़ी की एक तरफ देखो, जब भी बारिश होती है मैं अपनी बेटी के साथ एक कोने में पड़े रहता रात गुजारता हूँ। अपनी टांगों को भी नहीं फैला सकते। महेश की तरफ देखो, आप उसकी पसलियाँ गिन सकते हो और उसके लिए थोड़ी सी घास उधार दे दो ताकि उसको 1 या 2 दिन के लिए कुछ खाने को मिल सके। और ऐसा कहते हुए गफूर जो तारक रत्न के पैरों पर ज़मीन पर गिर पड़ा। नो नो, मूव असाइड, लेट मी गो होम, इट्स गेटिंग लेट। नहीं नहीं, एक तरफ हट जाओ और मुझे घर जाने दो, बहुत देर हो गई है। मूवमेंट एज दो टू डिपार्ट स्माइलिंग। गुड गॉड, ही सीम्स टू ब्रांडिश his horns at me. Will he hurt? He cried out with fright and anger, stepping hurriedly back from the बुल। और वो कहता है कि मानो वह जहाँ से जा रहा हो मुस्कुराते हुए वो तारक रत्न को थोड़ी तेज़ी पकड़ता है और कहता है, हे भगवान, वह तो अपने सींग मेरी तरफ घुमा रहा है, क्या वह मुझे सींग मारेगा? तेज़ी से बैल की तरफ वापस कदम बढ़ाते हुए भय और क्रोध से वो चिल्लाया। गफूर स्टैगर्ड टू हिज फीट। ही वॉन्ट्स टू ईट a handful, he said, indicating the wet bundle of rice and fruit in Tarak Kanan's hand. तो गफूर अपने पैरों से लड़खड़ाया, उसके पाँव पे गिर गया और उसने कहा कि एक मुट्ठी भर ही खाना दे दो। उसने तारक रत्न के हाथ के में चावल और फलों की गीली गठरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, Want to eat indeed, like master, like animal, hasn't even a bit of straw to eat. He must have rice and fruit. Take him away and tie him somewhere else. What horns he will gore somebody to death one of these days. Heading away, the priest made a quick exit. और वो कहता है खाने को चाहिए, वास्तव में जैसा मालिक वैसा ही जानवर। खाने को तो भूसे का एक तिनका भी नहीं है, और चावल और फल चाहिए तुम्हें, इससे दूर ले जाओ और इसको कहीं और दूसरी जगह बांध दो। कितने पैने सींग हैं इसके, यह तो इन्हीं दिनों किसी को घायल कर उसका गाढ़ा खून निकाल कर जान से मार देगा। किनारा करते हुए पुरोहित जो था वो तेजी से बाहर निकल गया। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश whose two deep brown eyes were full of pain and hunger, didn't even give a handful. He muttered, patting the bull's neck and back. You are my son, Mahesh, he whispered to him. You have grown old and served for 8 years. I can't even give you enough to eat, but you know how much I love you. अब उसको दया आती है अपने बैल के ऊपर और वो उसको कहता है कि देखता है और ध्यान से महेश को देखता है और कहता है कि 2 गहरी और भूखी आंखें जो हैं वो दर्द और भूख से भरी हुई थी महेश की, और एक मुट्ठी भर भी नहीं दे के गया वो। उसने बैल की गर्दन को और पीठ को थपथपाते हुए धीरे से वो बड़बड़ाने लगा, महेश तुम मेरे बेटे जैसे हो। और उसने उसके कान में धीमे से कहा, तुम बूढ़े हो गए हो, तुमने हमारी 8 वर्ष तक सेवा की है, मैं तुमको पर्याप्त खाने को भी नहीं दे सका, लेकिन तुम जानते हो कि मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ, क्या तुम यह नहीं जानते? महेश ओनली स्ट्रेच्ड आउट हिज नेक एंड क्लोज हिज आइज विथ प्लेजर। महेश ने केवल अपनी गर्दन आगे की और फैला दी और आनंद विभोर होते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। टेल मी, वेंट ऑन गफूर, और गफूर बोलता रहा। गफूर ने अपनी बात को जारी रखा और उसने कहा, टेल मी
Went on Gafur, how can I keep you alive in this dreadful year? If I let you loose, you will start eating other people's paddy or munching their banana leaves. What can I do with you? You have no stretch left in your body. Nobody wants you. They asked me to sell you in the cattle market. At the very idea, his eyes filled with tears again. Wiping his tears on the back of his hand and looked this way and that, he fetched a tiny bunch of discolored old straw from behind the hut. Eat it quickly, my child, otherwise, he said softly, placing it before Mahesh. Father, what is it? Come and eat, answered Gafur's daughter, looking out of the door. Why have you again given Mahesh straw from roof? He fed feared as much it sold straw it was rooting away. He answered ashamed, I heard you pulling it, father. No, darling, it wasn't exactly. अब उसने क्या किया कि महेश, मुझे बताओ, गफूर कहता है, इस भयानक सूखे की साल में मैं तुमको किस प्रकार से जीवित रख पाऊंगा? यदि मैं तुमको खुला छोड़ देता हूँ तो तुम दूसरे लोगों के धान के खेत में जाकर खाना शुरू कर दोगे और केले के पत्तों को खाकर जुगाली करते रहोगे। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे शरीर में तो ताकत भी नहीं बाकी रही है। तुमको कोई नहीं चाहता है। वे सब चाहते हैं कि मैं तुमको मवेशी के हाट पे जाकर बेच दूँ। इस बात पर उसकी आंखों में आंसू आ गए और अपने हाथ को पीछे के हिस्से से उसने आंसुओं को पोंछते हुए इधर उधर देखते हुए झोंपड़ी का जो उसका पिछला हिस्सा था, वहाँ पे एक बदरंग सी, जिसका रंग उड़ा हुआ था, घास पड़ी थी पुरानी भूसे की, उसका एक गुच्छा लाकर उसने उसको दे दिया और उस भूसे के गुच्छे को महेश के सामने रखते हुए कहा कि मेरे बच्चे, इसे जल्दी से खा लो वरना। और उसी समय जो उसकी बेटी थी उसने आवाज़ लगाई कि पिताजी, क्या बात है, आओ और खाना खाओ। गफूर की पुत्री दरवाजे के बाहर देखते हुए जवाब देती है और फिर ऊपर छप्पर के से फूस निकालकर महेश को, आपने क्यों दे दिया? उसको भी डर लगा हुआ था। उसने शर्मिंदा होते जवाब दिया, यह तो पुराना फूस था और वह गलकर ख़राब हो रहा था पिताजी। बट यू नो फादर, but you know, father, the wall will crumble. Gafur was silent. He had nothing left but his hut. Who knew better than he that unless he was careful, it would not last another rainy season? And yet, what good was it really? Wash your hands and come and eat. I have served you food, said the little girl. Give me the rice water. Let me feed him. There is none, father. It has dried up in the pot. Nearly a week had passed. Gafur was sitting in the yard, sick of body and anxious. Mahesh had not returned since the day before. तो जब उसने बेटी ने देखा और कि पिताजी जो हैं वो वहाँ से फूस जो थे निकाल के ला के उन्होंने उसको दे दिया, तो वो थोड़ी नाराज़ हुई। पिताजी ने कहा कि मैंने आपको वहाँ से घास को निकालते हुए देखा था, उसकी खींचने की आवाज़ मैंने सुनी थी। तो वो कहता है, नहीं नहीं लाडली बच्ची, यह बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन आपको पता है पिताजी कि दीवार टूटकर गिर जाएगी। गफूर शांत था, उसके पास सिवाय उस झोपड़ी के कुछ भी नहीं बचा था। यह बात उससे अधिक और कौन जानता था कि अगर वह सावधान नहीं रहेगा तो पूरी बरसात के मौसम में भी वो लोग अपना यहाँ पे पूरा बरसात का मौसम भी नहीं निकाल पाएंगे। और फिर क्या यह वास्तव में ठीक था? अपने हाथ धो लो और आकर खाना खा लो। मैंने आपका खाना परोस दिया है, छोटी लड़की ने कहा। मुझे चावल का पानी दे दो, मुझे उसे और बैल को खिलाने दो। वहाँ कुछ भी नहीं है पिताजी, वह तो जो हांडी जिसमें बनाया था उसमें ही सूख गया। लगभग एक सप्ताह गुजर गया और गफूर के शरीर से बीमारी तथा चिंतित प्रांगण में वो बैठा हुआ था और परसों से महेश जो था वो वापस ही नहीं आया था। ये कहानी अब आगे बढ़ रही है, यहाँ पे कुछ दिन बाद की बात है। ही हिमसेल्फ वॉज हेल्पलेस। अमीना had been looking for the bull everywhere. From early morning, evening shadows were already falling when she came home. Have you heard, father? Manik Ghosh has sent Mahesh to the police pen, she said. Nonsense. Yes, father, it's true. His servants said to me, tell your father to look for the bull at Daryapur. What did he do? He entered their garden, father. At the end of 3 days, they still
They say the police will sell him at the cattle market. Amina did not know what the cattle market meant. She had often noticed her father grow restless whenever it was mentioned in connection with Mahesh, but today he went out without saying another word. Under the cover of the night, Gafur secretly came around a Banshi's shop. Uncle, you'll have to lend me a rupee, said he, putting down a grass plate under the seat. Banshi was well acquainted with his object, and in the last 2 years he had lent a rupee at least 5 times on his this security. He made no objection today either. अब ये हुआ कि जो गफूर था वो कहीं चला गया था और वो उसे ढूंढ रहे थे। तो 1 सप्ताह गुजर चुका था और महेश जो है वो परसों से वापस ही नहीं आया है। वह स्वयं भी बिल्कुल असहाय था। सुबह भोर से ही अमीना और वो दो गफूर की पुत्री और गफूर दोनों ही बैल को ढूंढ रहे थे। शाम का धुंधलापन पहले से ही शुरू हो गया था। जब वह घर आई तो उसने कहा, पिताजी क्या आपने सुना कि मानिक घोष ने महेश को पुलिस को बाड़े में भेज दिया है? तो वो कहता है, क्या बकवास करती हो पिताजी, यह बिल्कुल सच है। उसके नौकर ने मुझसे कहा कि आप अपने पिताजी को बोलो कि बैल की तलाश करनी है तो दरियापुर जाने के लिए कहना उनको। तो महेश ने कहा, क्या पिताजी? वह उसके बगीचे में घुस गया था और वे कहते हैं कि वो 3 दिन बीतने तक पुलिस उसको मवेशी बाज़ार में बेच देगी। अमीना यह नहीं समझती थी कि मवेशी बाज़ार का अर्थ क्या होता है, लेकिन उसने अक्सर अपने पिताजी को बेचैन होते हुए देखा था जब भी जिक्र महेश के संबंध में मवेशी बाज़ार का आता था तब। परंतु आज तो वह बिना कोई दूसरा शब्द बोले ही झोंपड़ी से बाहर निकल गए और रात के अंधेरे में छुपते हुए गफूर चक्कर लगाकर चुपचाप बंसी की दुकान पर आ गया और उसने कहा, चाचा तुमको मुझे 1 रुपया उधार देना होगा। उसने उसकी गद्दी के नीचे पीतल की एक तश्तरी रखी हुई थी, उसमें से बंसी ने इस वस्तु से अच्छी तरह परिचित था। पिछले 2 वर्षों में उसने इसी ज़मानत पर कम से कम 5 बार 1 रुपया उधार दिया था। आज भी उसने कोई आपत्ति दिखाई नहीं। और नेक्स्ट डे, अगले दिन, महेश वॉज सीन एट हिज यूजुअल प्लेस। An elderly man was examining him with very sharp eyes. Not far away on one side, Gafur sat on the ground, all hunched up. The examination was over. The old man untied a 10 rupee note from a corner of his shawl and smoothing it against and again said, "Here, take this. I shan't take anything off. I am paying the full price." Stretched his hand, Gafur took the money but remained silent. As the 2 men who came with the old man were about to take the rope around the animal's neck, he suddenly stood up. Right, don't touch that rope. I tell you, be careful. I warn you, he cried out hoarsely. They were taken aback. Why? Asked the old man in surprise. There is no why to it. He is my property. I shall not sell him. It's my pleasure, he answered in the same tone and threw the note away. But you accepted the deposit yesterday, all 3 said in chorus. Take this back, he answered, flinking the 2 rupees chorus across to him. Gafur begged for rice water from the neighbors and fed Mahesh, patting him on his head and horns. He whispered vague sounds of endearment to him. अब उसने क्या किया कि वो गफूर को वापस ले आया और दूसरे दिन जो गफूर था वो महेश की घर पे जिस जगह पे वो बंधा रहता था वहीं दिखाई दिया। एक बड़ी उम्र का व्यक्ति अपनी तेज़ निगाहों से उसकी बारीकी से जांच पड़ताल करता हुआ दिख रहा था और पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं, एक तरफ गफूर कुबड़ सा बनकर ज़मीन पर बैठा हुआ था। बारीकी से देखभाल समाप्त होने के बाद में वो जो व्यक्ति था उसने अपने दुशाले के कोने से गांठ खोलकर 10 रुपये का नोट निकाला और उसको दबाकर बार बार हाथ फेरते हुए उसने कहा कि यह लो, इसमें कोई खाऊंगा कमाऊंगा नहीं, मैं तो इसकी पूरी कीमत तुम्हें दे रहा हूँ। अपना हाथ फैलाते हुए गफूर ने नोट को ले लिया, लेकिन वह चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहा। जैसे ही वो 2 आदमी उस वृद्ध आदमी के साथ आए थे, उस जानवर के गले में पड़ी रस्सी को अपने हाथ में लेने को तैयार हुए तो यकायक ही सीधा तनकर वो खड़ा हो गया और उसने कर्कश आवाज़ में चिल्लाकर कहा कि उस रस्सी को मत छूना, मैं तुमको कह देता हूँ, सावधान हो जाओ, आगाह हो जाओ। तो वे आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ देखने लगे। वृद्ध आदमी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि इसका कोई खास कारण है क्या? ये मेरी संपत्ति है, मैं इसको नहीं बेचूंगा, ये मेरी खुशी की
बात है, मेरी मर्ज़ी की बात है। उसने गफूर ने तेज़ आवाज़ में ये कहा और उसने वो जो नोट था उसको फेंक दिया। लेकिन कल तुमने इस अमानत की राशि को स्वीकार कर लिया था, तीनों आदमियों ने एक साथ कहा। तो वो कहता है कि ये लो अपना पैसा, तुम वापस ले लो, और वो नोट को फेंक देता है। इट वॉज about the middle of June. Nobody who has not looked at an Indian summer sky was realized how terrible, how unrelenting the heat can be. Not a trace of mercy anywhere. Today, even the thought that someday this aspect of sky would change, that it would become overcast with soft moisture, laden clouds was impossible. It seemed as though the whole blazing sky would go on burning day after day endlessly to the end of time. तो उससे पहले गफूर जो था वो अपने पड़ोसियों के पास में से कुछ चावल मांग कर लाया था और उसने महेश को खिला के उसका सींगों पर थपथपाते उसको थोड़ा प्यार भी किया था। उसके बाद में उस समय जून के महीने का लगभग बीच का समय था। कोई भी व्यक्ति जिसने भारत के गर्मी के मौसम के आकाश को नहीं देखा होगा वह महसूस करेगा कि गर्मी का मौसम जो था उसमें इतनी भयंकर कठोर गर्मी होती है कि सब कुछ तपने लग जाता है। कहीं पर भी ऐसा लगता है कि कोई दया की झलक दिखाई नहीं देती। और आज तो यह विचार भी था कि किसी दिन आसमान का जो रूप है वो बदल जाएगा। यह कोमल नम बादलों से घिरा हुआ, बादलों से लदा हुआ हो जाएगा। ऐसा असंभव लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ से आग ही आग बरस रही है। आसमान जो है अंतिम छिरे तक, शोर तक आसमान में कहीं पर भी कुछ भी ठंडक दिख नहीं देती। चारों तरफ वो तप रहा था आसमान। गफूर रिटर्न होम एट नून. It was not used to working as hired laborer, and it was only 4 or 5 days since his temperature had gone out. His body was still weak and tired. He had gone out to seek work, but in vain. It had had no success. Hungry, thirsty, tried. Everything was dark before his eyes. And it's the food ready, Amina dear, he called out from the courtyard. Without answering, his daughter silently came out and stood leaning against the wall. Is the food ready? Gafur repeated, without receiving the answer. What do you say? No. Why? तो उसके बाद में दोपहर को गफूर घर वापस आया और उसने मज़दूरी का वो काम करने के लिए गया था। उसे मज़दूरी लेकर काम करने की आदत नहीं थी और वह केवल 4 या 5 दिन की ही हुए थे जब उसको बुखार उतर गया था। तो उसका शरीर अभी भी कमज़ोर और थका हुआ था। वह काम की तलाश में बाहर गया, लेकिन सब व्यर्थ था। उसको कोई काम नहीं मिला। तो जब वो भूखा प्यासा वापस थका हुआ आया तो उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा सा दिखाई दे रहा था। तो उसने आवाज़ लगाई कि बेटी अमीना, कुछ खाने के लिए बनाया है तो मेरे लिए ले आओ। उसने बाहर प्रांगण से ही उसे आवाज़ लगा दी। तो बेटी जो थी वो बिना कुछ जवाब दिए ही उसकी पुत्री चुपचाप बाहर आकर खड़ी हो गई, दीवार का सहारा लेकर। तो क्या खाना तैयार है? गफूर ने बिना कोई उत्तर पाए ही फिर दोहराते हुए पूछा। तो तूने क्या कहा कि नहीं है? तो वो कहता है कि क्यों नहीं है? नो राइस, वाई डिडंट यू टेल मी इन द मॉर्निंग? वो वाई आई टोल्ड यू लास्ट नाइट। तो वो कहता है कि वो कहती है कि चावल नहीं है। तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? तो वो कहती मैंने आपको पिछली रात को ही बता दिया था। मैंने आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मिमिक्ड गफूर। हाउ am I to remember what you told me last night? His anger grew more and more violent at the sound of his own voice. Of course, there's no rice, he growled with the face more distorted than ever. What does it matter whether your father eats or not? But the young lady must have her 3 meals in the future. I shall lock up the rice when I go out. Give me some water to drink. I am dying of thirst. So you haven't एनी वाटर ईदर। तो वो बोला कि क्यों? वो कहती मैंने आपको पिछली रात को ही बता दिया था। तो अब उसको और तेज़ गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मैंने आपको पिछली रात को ही बता दिया था। गफूर ने उसकी नकल उतारते हुए कहा कि मैं कैसे याद रखूं कि तुमने पिछली रात को मुझे क्या कहा था। अपनी ही आवाज़ की ध्वनि पर उसका क्रोध जो है वो और ज़्यादा तेज और उग्र हो जाता है। तो वो गुर्राते हुए बोलता है वास्तव में चावल ही नहीं है। उसका चेहरा हमेशा से पहले की तरह भी और भी ज़्यादा विकृत हो गया और वो कहता है तेरे को क्या फ़र्क पड़ता है तेरे पिताजी खाना खाए या ना खाए, उसे खाना मिले या नहीं मिले। लेकिन देवी जी को यानी गफूर की पुत्री को, अपनी बेटी को कहता है कि तुम्हारे को दिन में 3 बार खाना ज़रूर मिलना चाहिए। और वो कहता है कि आगे से ना मैं जब भी बाहर जाऊंगा तो चावल को ताले में रख के जाया करूंगा। तुझे तो पीने को अब कुछ नहीं है तो कम से कम मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी तो दे दो, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ।
तो वो कुछ नहीं बोलती। तो वो कहता अच्छा तो तुम्हारे पास पानी भी नहीं है, मतलब तुम मुझे पानी भी नहीं पिला पाओगी, पानी भी नहीं लाया गया तुमसे। Amina remained standing with bowed head as before, realizing that there was not even a drop of water in the house. So she lost all self control. Rushing at her, she slapped her face noisily. Wretched girl, what do you do all day? So many people die. Why don't you? The girl did not utter a word. She took an empty earthen pitcher and went out into the afternoon sun, क्वाइटली वीपिंग हर साइलेंट टीयर्स। तो अमीना पहले की तरह ही सिर झुकाए खड़ी रही और ये महसूस करते हुए कि घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। उसने अपना सारा आपा जो था वो खो दिया था और उसकी तरफ झपटते हुए उसने उसके चेहरे पर एक जोर का चांटा जड़ दिया। अभागी कमबख्त लड़की, तू सारे दिन क्या करती रहती है? इतने लोग मरते हैं, तू क्यों नहीं मर जाती? लड़की ने एक शब्द भी नहीं बोला और वो अपने खाली घड़े को लेकर भरी दोपहर में कड़ी धूप में अपने आंसुओं को चुपचाप पहुंचती हुई घर से बाहर चली गई। द मोमेंट शी वॉज आउट ऑफ साइट हर फादर वॉज ओवरवेल्म्ड विथ रिमोर्स and he alone knew how he had brought up that motherless girl. He knew that his affectionate, dutiful, quiet daughter of his was not to blame. They had never had enough to eat, even while their little store of rice lasted. It was impossible to eat 3 times a day, nor was he unaware of the reason or for the absence of water. Two of the 3 tanks in the village had all dried up. The little water that there was still in the private tank of Shibu Babu was not for the public. The few holes had been dug at the bottom of the other tanks, but there was such crowding and jostling of little water that this chit of a girl could not even approach them. She stood for hours on, and after much begging, if somebody took pity on her, she returned home with little water. He knew this, all this. अब ये था कि उसी क्षण वह दृष्टि से ओझल हो गई लड़की और पिता जो था वो पश्चाताप से भर गया। रिमोर्स यानी पश्चाताप। वहीं वह अकेला जानता था कि बिना माँ की लड़की को उसने किस प्रकार पाला पोसा है। वह जानता था कि इस स्नेहशील, कर्तव्यपरायण तथा शांत स्वभाव की जो उसकी बेटी थी उसका कोई दोष नहीं था। जब तक उसके यहाँ चावल का थोड़ा सा भी भंडार रहा तब भी उसको कभी भी पर्याप्त खाना खाने के लिए नहीं मिला। दिन में 3 बार तो खाना मिलना बहुत ही मुश्किल असंभव बात थी। पानी के ना होने के कारण से भी वह अनजान नहीं था, क्योंकि गांव में 3 तालाबों में से 2 तालाब तो सूख चुके थे और थोड़ा सा जो पानी था वो अभी भी जो था वो शिबू बाबू के निजी तालाब में था और वह सामान्य जन के लिए नहीं था। दूसरे तालाबों के तले जो कुछ गड्ढे थे, छेद खोदे गए थे, लेकिन वहाँ थोड़े से पानी के लिए इतनी भीड़ तथा धक्का मुक्की होती थी कि एक छोटी सी लड़की उन तक नहीं पहुँचने में सक्षम नहीं हो पाती थी और वह एक सिरे पर घंटों खड़ी रहती थी और बहुत सारे लोगों से मिन्नतें करती थी, विनती करती थी, प्रार्थनाएं करती थी और यदि किसी को उस पर दया आ जाती थी तो वो उसको थोड़ा पानी दे देता था और वो वापस आ जाती थी। वह इन सब बातों को जानता था। परहैप्स देयर वॉज नो वाटर टुडे और नोबडी हैड फाउंड हिम टू टेक पिटी ऑन हर। तो ऐसा लगता है कि आज घर में पानी नहीं था, तो हो सकता है कि आज उसके ऊपर किसी ने दया नहीं दिखाई, इसलिए वो पानी नहीं लेके आ पाई थी। Something of the sort must have happened, he thought, and his own eyes too filled with tears. Gafur, are you in? Somebody cried out in the yard. The landlord's messenger had arrived. Yes, I am in. Why? Answered Gafur bitterly. Master has sent for you. Come. I haven't had any food yet. I will come later, said Gafur. Such impudence seemed intolerable to the messenger. तो शायद आज वहाँ पानी नहीं होगा तो किसी व्यक्ति ने उस पर दया नहीं दिखाई तो वो पानी नहीं ले पाई, तो वो अवश्य ऐसा ही हुआ होगा। और ये याद सोच के उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने देखा कि गफूर के घर के बाहर कोई आया और उसने कहा, बाहर प्रांगण से उसको आवाज़ लगाई कि जमींदार का एक दूत आया था और उसने कहा कि क्या तुम घर पर हो? तो वो कहता है हाँ मैं अंदर ही हूँ। क्यों, क्या बात है? गफूर ने तीखेपन से जवाब दिया। तो मालिक का ज़मींदार का जो आदमी था उसने कहा कि मालिक ने तुमको बुलाया है, चलो। अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया पिया है, मैं बाद में आऊँगा, गफूर ने जवाब दिया। तो उस दूत को ऐसी निर्लजता असहनीय लगी तो उसने कहा कि उस दूत ने कहा यह मालिक का आदेश है टू ड्रैग यू to him and give you a good thrashing. He roared, calling man ugly,
names. Gafur lose self-control for the second time. We are nobody's slave, he replied, returning some compliments. We repay रेंट टू लिव हेयर, आई विल नॉट गो। और गफूर तो आपको पता है उसको मैं उसको गुस्सा आया हुआ था, तो जो मालिक का जो आदेश है उससे मैं उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारे को खदेड़ कर उनके पास ले जाऊं और छड़ी से या कोड़ों से तुम्हारी अच्छी सी पिटाई कर दूं। उसने उस आदमी को गालियां देते हुए दहाड़ कर कहा। तो गफूर ने दूसरी बार अपना आपा खो दिया था, क्योंकि पहले ही उसको भूख प्यास लगी हुई थी और अब ये बात हो गई। तो उसने उसी प्रकार के सुर में जवाब दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम यहाँ रहने का किराया देते हैं, लगान देते हैं, तो मैं नहीं आऊँगा। बट दिस वर्ल्ड is not only futile for the small to appeal to authority, it's dangerous as well. Fortunately, the tiny voice seldom reaches big ears, or who knows, that might happen. When Gafur returned home with the landlord's quietly lay down, his face and eyes were swollen. The chief cause of much suffering was Mahesh. When Gafur left that morning, Mahesh broke loose from his tether and entering the ground of the landlords had eaten up flowers and upset the corn drying in the sun. When finally they tried to catch him, he had hurt the landlord's youngest daughter and had escaped. This was not the first time this had happened, but Gafur was forgiven because he was poor and he had come around and as on other occasion begged for the landlord's forgiveness, he would probably have been forgiven, but instead he had claimed that he paid rent and that he was nobody's slave. This was too much for the Shibu Babu, the zamindar, to swallow. Gafur had borne the beating and torture without protest. At home too, he lay in the corner without a word. Hunger and thirst had forgotten what his heart was burning within him, like the sun outside. He had kept no count of how time पास्ट। लेकिन इस संसार में छोटे व्यक्तियों द्वारा किसी अधिकारी के से निवेदन करना या अपील करना व्यर्थ ही निरर्थक ही होता है और वह खतरनाक भी होता है। सौभाग्य से वह छोटी सी आवाज़ जो थी उस बड़े कानों तक यदा कदा पहुँच पाती है, या कौन जानता है कि क्या हो सकता है। जब गफूर ज़मींदार के यहाँ से अपने घर वापस आया तो चुपचाप लेट गया। तब उसका चेहरा और उसकी आंखें सूजी हुई थी। इतनी अधिक पीड़ा का मुख्य कारण महेश ही था। जब उस दिन सुबह गफूर घर से निकला तो महेश अपनी जगह पर से भाग निकला था और ज़मींदार की भूमि पर घुसते हुए वहाँ उगे हुए फूलों को उसने खा लिया था और धूप में जो अनाज सूखा हुआ था उसे बिखेर दिया था। जब अंत में उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश करी तो उसने ज़मींदार की बेटी, सबसे जो छोटी बेटी थी, उसको घायल करके वो वहाँ से भाग गया। ऐसा ही नहीं था, वह पहली बार नहीं हुआ था कि ऐसा हुआ हो, लेकिन गफूर हर बार क्या करता था, माफ़ी मांग लेता था और वो गरीब था तो उसको माफ़ कर दिया जाता था। लेकिन जैसा कि वह अन्य अवसरों पर ज़मींदार से माफ़ी मांग लेता था तो उसको इस बार भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन बजाय इसके उसने अपने हक़ की जब बात की, हक़ जताया कि हम लगान देते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, तो ज़मींदार का आदमी उसको ले गया और उनको उसकी बहुत पिटाई करके जब वापस वो घर पहुंचा तो उसकी ये हालत थी। और ज़मींदार शिबू बाबू के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि उसको ये बात सहन ही नहीं, उसने गफूर के बिना कोई प्रतिरोध किए पिटाई और पीड़ाओं को सहन कर लिया था। और गफूर ने अब उसको मार खानी पड़ी तो उसने उसको सहन भी कर लिया। घर पर वह बिना एक शब्द ही बोले कोने में लेटा रहा और भूख और प्यास से तो वो पहले से ही परेशान था, लेकिन उसके अंदर हृदय में अग्नि धधक रही थी, जैसे कि घर के बाहर सूर्य में की तेज अग्नि धधक रही थी। यानी जैसा बाहर का मौसम गर्म था वैसे ही उसके अंदर भी इतनी गुस्सा, नफ़रत और भूख प्यास सब बिल्कुल बिल्कुल भर चुका था। तो यानी उसकी स्थिति जो थी वो काफ़ी ख़राब थी। He was suddenly shaken out of his listlessness by the shriek of a girl. She was prostrate on the ground. The pitcher which had been carrying tumbled over and the Mahesh was sucking up the water as it flowed on the earth. Gafur was completely out of his mind. Without waiting another moment, he seized his plough. He had left yesterday for repair, and for both hands struck it violently on the bent of head of Mahesh. Once only Mahesh attempted to raise his head, but immediately his starving lean body staggered to the ground and a few drops of blood rolled down from his ears.
and his whole body shook once or twice, and then stretching the fore and hind legs as far as they would reach. Mahesh fell dead. What have you done, father? Our Mahesh is dead. Amina burst out weeping. तो यकायक जो लड़की की चीख सुनकर वो उठ बाहर निकला तो उसने देखा कि ज़मीन पर बिल्कुल लंबी वो बच्ची गिरी हुई थी। उसका जो घड़ा था वो गिर गया था धड़ाम से, और उसमें से जो पानी निकला था ज़मीन पे बह रहा था, और महेश जो था वो उस पानी को चाट रहा था। तो गफूर का दिमाग इतना गर्म हो गया, बेकाबू हो गया कि उसी क्षण उसने एक भी मिनट का इंतज़ार नहीं किया, और हल की जो मूठ जिसको उसने मरम्मत करवाने के लिए कल छोड़ा था उसको कसकर पकड़ लिया और अपने दोनों हाथों से महेश की झुकी हुई गर्दन पर बहुत ज़ोर से दे मारा। केवल एक बार ही महेश ने अपना सिर उठाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत बाद वो उसका भूख से पीड़ित दुबला पतला जो शरीर था वो लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गया और उसके कानों से खून की बूंदें लुढ़क पड़ी। उसका पूरा शरीर एक या दो बार हिला डुला होगा और फिर आगे की और तथा पीछे की टांगों में जितनी भी दूर तक वो पहुंच सकती थी फैलता हुआ महेश मरकर गिर गया। और अमीना फूट फूट कर रो पड़ी और उसने कहा, पिताजी आपने ये क्या किया? हमारा महेश मर गया है। Gafur did not move nor answer her, remained staring without blinking at a pair of motionless, beady black eyes. अब जो गफूर था वो अपनी जगह से हिला डुला ही नहीं, उसको कोई जवाब ही नहीं था उसके पास में, और वो पलक भी नहीं झपकाई उसने, और बिना पलक झपकाए हुए माला के मनकों के समान दो स्थिर काली आंखों की ओर निहारता रहा और टकटकी लगाकर देखता रहा। Before 2 hours were out, the tanners living at the end of the village came crowding in the carried off Mahesh's body to a bamboo pole, shuddering at the sight of the shining knives in their hands. Gafur closed his eyes but did not speak. The neighbors informed him that the landlord had sent for Tarak Ratna to ask for advice. How would Gafur pay for the penance which the killing of a sacred animal demanded? Gafur made no reply to these remarks but remained squatting with his chin resting on the knees. अब 2 घंटे बीतने से पहले ही गांव के एक छोर पर रहने वाले जो जानवरों की खाल को काम में लेते हैं, चमड़े को तैयार करते हैं, वो चर्मरोधक लोग जो थे वो इकट्ठे होकर वहां आ गए और एक बांस पर महेश को ले गए। उनके हाथों में चमकते हुए चाकुओं का दृश्य देखकर थरथराते हुए गफूर ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। पड़ोसी ने उसको बताया कि जमींदार की सलाह मशवरे के लिए तार रत्न को बुलवाया गया है और एक पवित्र जानवर को मारने पर क्या किया जाने वाला है, प्रायश्चित गफूर किस प्रकार करेगा। गफूर ने इन सब चर्चाओं का कोई जवाब ही नहीं दिया और अपने घुटनों पर अपनी ठोड़ी टिकाए हुए वह उकड़ू बैठ गया। अमीना डियर, कम लेट्स गो, सेड गफूर, रोजिंग हिज डॉटर एट द डेड ऑफ द night. She had fallen asleep in the yard. Where, father? She asked, rubbing her eyes. To work at the jute mill at Fulbury, said the father. The girl looked at him incredulously. Through all his misery, he had declined to go to the Fulbury. No religion, no respect, no privacy, no women folk there. She had often heard him say, hurry up, my child, we have a long way to go, said गफूर. तो गफूर ने अपनी बेटी को कहा कि बेटी अमीना आओ चले। आधी रात को अपनी पुत्री को सोते से जगा कर गफूर ने कहा, वह प्रांगण में सो रही थी। अपनी आंखों को मसलते उसने पूछा कि पिताजी कहाँ जाना है? फुलबरे के जूट के कारखाने में काम करने के लिए, पिताजी ने कहा। लड़की अविश्वसनीय रूपपूर्वक उसकी तरफ देखती रही और ताकती रही। सभी दुर्दशा, विपत्ति तथा गरीबी के दौरान तो उसने फुलबरी जाने से मना कर दिया था। यह अक्सर उसको यह कहते हुए सुना करती थी कि वहाँ कोई धर्म नहीं है, वहाँ कोई आदर सम्मान नहीं है, वहाँ महिलाओं के लिए कोई गोपनीय स्थान भी नहीं है। तो अमीना वॉज गोइंग टू कलेक्ट to drink bowl of her father's brass plate. Leave them alone, darling. They'll pay for the penance of Mahesh, said Gafur. In the dead of the night, Gafur set out holding his daughter by the hand. He had nobody to call his own in the village. He had nothing to say to anybody. Crossing the yard, when they reached the acacia, he stopped, stock still, and burst out crying loudly. Allah, he said, raising his face towards the black star-spangled dry. Punish me as much as you like. Mahesh died with thirst on his lips. Nobody left the tiniest bit of land for him to feed on. Pray never forgive those guilt
who never let him eat at the grass nor drink the water you have given. और आधी रात को गफूर अपनी पुत्री के का हाथ पकड़े हुए वहाँ से चल दिया। उसको लगा कि गांव में उसका अपना कोई भी नहीं है, उसको किसी से कुछ कहना भी नहीं था। और अपने प्रांगण को पार करते हुए जब वह बबूल के पेड़ के पास से पहुँचा तो वह बिल्कुल अस्थिर सा, जड़वत सा रुक गया और ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रो पड़ा। और उसके मुँह से आवाज़ निकली कि भगवान अल्लाह, तेरे तारों से आच्छादित काले आसमान की तरफ अपना चेहरा उठाते हुए उसने कहा, मुझे जितना चाहो उतना दंड दे दो। मैंने अपने होठों अपने महेश अपने होठों पर प्यास लिए हुए मर गया और किसी ने उसको चराई के लिए जरा सा ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। प्रार्थना है उन लोगों को कभी माफ़ी मत देना जिन्होंने उसको, यानी तेरे द्वारा दी हुई, ना तो कभी घास खाने दी और ना तेरे द्वारा दिया हुआ पानी ही पीने दिया। यानी ये जो पश्चाताप के आंसू थे वो उसकी आंखों में आ गए और वो बहुत दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वो प्रायश्चित करना चाहता था कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। अबाउट द स्टोरी इन ड्रॉट, द राइटर हैज़ ड्रॉन अ ग्राफिक पिक्चर ऑफ द ड्रॉट. Drought takes place from a natural calamity in many parts of India. In Rajasthan, frequently in the present story, Gafoor, the main character, is under stress. The writer has successfully depicted social and psychological aspects of human nature under stress. तो ये जो कहानी है इसमें जो सूखा, ड्रॉट यानी सूखा के बारे में है और जो लेखक है वो सूखे का एक सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है कि भारत के बहुत से हिस्सों में सूखा एक प्राकृतिक आपदा के रूप में आती है और राजस्थान में तो इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती ही रहती है। प्रस्तुत कहानी में इस कथा का मुख्य पात्र गफूर बहुत ही मानसिक तनाव लिए हुए है और इस कहानी में लेखक ने बहुत ही सफल प्रकार से तनावग्रस्त मनुष्य की प्रकृति के सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पहलुओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। जैसा कि हमने पूरी कहानी पढ़ी तब हमने देखा कि किस प्रकार से उसके चारों तरफ इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई कि जिस जानवर को वो ना किसी को बेचना चाहता था, जिसको वो छुड़ाने के लिए पुलिस से भी छुड़ा के लेके आया था उधार मांग के, और परिस्थितियाँ उसको इतना अपने वश में कर लेती हैं कि उसी के हाथों वो मारा जाता है। तो ये कहानी आई होप आपको समझ में आ गई होगी और अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं तो हम इस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक हैव अ नाइस डे। और जाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।